Hi, I am Professor L. K. Govil, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BCom second year Computer Applications. Subject is Web Technology and E-commerce. Paper first, Unit third, HTML. This is the second lecture. तो अभी हमने देखा थर्ड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में किस प्रकार से हम HTML टैग का यूज़ करते हैं, कैसे हम HTML पेज डिफाइन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे का पोर्शंस हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर टेबल डिफाइन करते हैं। तो अभी हम इस बेसिकली इस लेक्चर में हम टेबल के बारे में हम देखेंगे कि टेबल्स क्या होता है और टेबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हमको कोई टेबल बनाना है, टेबल दैट मीन्स रो और कॉलम, यदि हम कोई ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं जो रो और कॉलम में अरेंज हो तो दैट इज़ अ टेबल। और उस टेबल को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग होता है, और वो टेबल टैग इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे और अंतिम में जो होगा स्लैश टेबल से हम उसको क्लोज करेंगे। तो टेबल का स्टार्टिंग होगा, पहली बात तो हम देख लेते हैं कि टेबल जो हम बनाना चाहते हैं उस टेबल में कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो उसके हिसाब से हम टेबल्स के रो को TR से हम इंडिकेट करते हैं, TR हम बनाएंगे। और उस रो में या तो टेबल का डेटा होगा या टेबल हेडिंग होगा। तो यदि हम किसी रो में टेबल हेडिंग हम डिफाइन करना चाहते हैं तो TH से करेंगे, और यदि उसमें कोई डेटा हम डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको TD से करेंगे। तो इस प्रकार से टेबल क्रिएट होगा इन तीनों टैग के द्वारा। तो टेबल क्रिएट करते हैं हम टेबल टैग के द्वारा, उस टेबल में रो को डिफाइन करते हैं TR के द्वारा, और उस रो में या तो हेडिंग होगा या डेटा होगा। यदि हेडिंग डिफाइन करते हैं तो TH से डिफाइन करेंगे, और टेबल डेटा होता है और वो TD से डिफाइन करता है। तो टेबल हेडिंग का मतलब होता है टेबल हेडिंग, जैसे यदि हम इस टेबल की एग्जांपल की यदि बात करें, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है तो टेबल हेडिंग ये जो कहला रहा है ये टेबल हेडिंग है। कौन सा? ये टीम पहला रो टीम। तो टेबल हेडिंग का खासियत होती है कि जिसको भी हम टेबल हेडिंग में लिखेंगे, TH में लिखेंगे, वो डार्क बोल्ड कलर में लिखाएगा, और उस टेबल के जो सेल होता है उसके सेल के सेंटर में लिखाता है। तो दैट इज़ द टेबल हेडिंग। और उसके अलावा जो हम TD में लिखते हैं वो सिंपल लिखाएगा, जैसे यहाँ पर टेबल डेटा है, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, रैंकिंग 1 2, तो ये दैट इज़ द टेबल डेटा। तो ये रो है, ये पहला रो हो गया आपका, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, ये रो नंबर 4। तो मान लो हम ये इस टेबल की बात कर रहे हैं, यदि हमको ऐसी टेबल की बात करें, ऐसे बनाना है, तो टेबल का सिंटेक्स जो होगा वो कैसा होगा? टेबल से शुरू होगा और टेबल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उस टेबल के अंतर्गत क्या होगा? पहला रो की बात कर रहे हैं तो TR हमने यूज़ किया। पहला रो के बाद हमने उसको डिफाइन करना चाहते हैं टेबल हेडिंग, तो TH से हमने यूज़ किया। तो TH हमने एक बार लिखा है, दैट इज़ एक ही कॉलम है, कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2। क्लियर? तो अब TH हेडिंग, यदि पहला एक हेडिंग देना है तो TH हो गया, यदि और कॉलम दाना चाहते हैं तो फिर से TH होगा। मतलब जितने बार कॉलम हमको देना है उतने बार हेडिंग मतलब TH हम लिखेंगे। तो एक रो में जितने कॉलम होगा उस रो के TR जो है उसके अंतर्गत लिखाएगा। वैसे ही उसके बाद जैसे एक रो कंप्लीट हो जाता है तब सेकेंड रो स्टार्ट होता है। सेकेंड रो स्टार्ट होता है तो फिर से हम उसको TR से ओपन करेंगे, और TR से जैसे हमने यहाँ पर क्लोज किया वैसे TR का क्लोज हम यहाँ पर करेंगे, यदि आगे और नया रो हम बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा TD, तो डेटा। तो ये जो हमने इंडिया लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम इंडिया लिखेंगे, 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1 होंगे। टेबल हेडिंग का मतलब होता है टीम या रैंकिंग जो हमने लिखा। आप इधर भी हेडिंग बना सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि TH यदि लिखेंगे तो बोल्ड में लिखाएगा, और TD में लिखेंगे तो नॉर्मल फॉन्ट में लिखाएगा। तो TH हेडिंग इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि हेडिंग क्या होना चाहिए? बोल्ड में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये सिंटेक्स है, और इस सिंटेक्स का यूज़ करके हम कोई भी टेबल हम डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक एग्जाम्पल टेबल लिखा हुआ है, उस टेबल में हेडिंग किसको हम बोलते हैं, तो हेडिंग समझ में आ गया। जो बोल्ड में हमको किसी चीज़ को लिखना है सेंटर में उसको TH से लिखेंगे,
और जो नॉर्मल फॉन्ट में लिखेंगे वो टेबल डेटा है। तो क्या क्या समझ में आ गया इसमें? टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे, उस टेबल टैग में हम रो बनाने के लिए टीआर का यूज़ करेंगे, और उस पर्टिकुलर टीआर में यदि हम डेटा डिफाइन करते हैं तो टीडी, और यदि हम हेडिंग डिफाइन करते हैं तो टीएच। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स है उसको भी हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि एक टेबल हमने बनाया, वैसी टेबल की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार से मान लो हमको एक टेबल बनाना है, क्लियर। इस टेबल में क्या क्या है पहले आप ये डिफाइन कर लेते हैं। इस टेबल के अंतर्गत एक टीम, एक हेडिंग है और दूसरा हेडिंग है रैंकिंग। ये पहला नंबर रो है, ये रो नंबर पहला है, ये रो नंबर क्या है? पहला है। ये रो नंबर दूसरा है, ये रो नंबर तीसरा है, ये रो नंबर चौथा है। तो 4 रो है इसमें। तो हमने देखा तो पहला नंबर रो क्या है, उसमें हेडिंग हमने बनाया। उसके बाद दूसरे नंबर रो में हमने डेटा है 2, इंडिया और 1। तीसरे नंबर में साउथ अफ्रीका और 2, और चौथे नंबर में है ऑस्ट्रेलिया और 3। तो टोटल 4 टीआर है टेबल रो, और उसके अंदर हर में 2 टीएच है। उसके बाद इस रो में भी 2 टीडी है, इस रो में भी 2 टीडी है, इस रो में भी 2 टीडी। तो इसी को हम देखते हैं यहाँ पर हमने कैसे लिखा है। तो हमने अलग कलर करके डिफाइन करके रखे हैं। तो आप देख सकते हैं टेबल यहाँ से क्रिएट हुआ, आपका टेबल से शुरू करेंगे, टेबल से ख़त्म होगा। ये क्लियर हो गया, आपका समझ में आ गया। पहला रो तो टीआर हमने यूज़ किया, ठीक है, टीआर में और शुरू किया टीआर का, ये ख़त्म होगा। इस पहला रो में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। और किस टाइप का हेडिंग? तो हमने यहाँ पर टीएच टीम लिखा और टीएच रैंकिंग लिखा। तो ये टीम हो गया और दूसरा रैंकिंग हो गया। ये रो खत्म हो गया तो क्लोज हमने कर दिया। अब सेकेंड रो में आ गए, फिर से हम टीआर यूज़ करेंगे। इसके अंतर्गत डेटा है, तो हमने पहला डेटा हमने लिखा इंडिया और दूसरा डेटा हमने लिखा 1, ठीक है। फिर इस रो कंप्लीट हो गया। अब तीसरे रो की बात करते हैं। तो तीसरे रो को फिर से हमने स्टार्ट किया टीआर से /टीआर से क्लोज किया। इसके अंदर 2 डेटा है, एक टीडी साउथ अफ्रीका और दूसरा है, फिर से हमने टीडी यूज किया 2। सेम 4th नंबर रो हमने स्टार्ट किया टीआर से, इसके अंदर डेटा है ऑस्ट्रेलिया और इसके अंदर दूसरा टेबल डेटा है वो 3। तो इस प्रकार से इस टेबल को बनाने के लिए हमने इस प्रकार से यूज़ किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेबल के रेफरेंस के बेस पे हमने डिफाइन किया है कि इस टेबल को बनाने के लिए हमने किस प्रकार से उस सिंटेक्स का यूज़ करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस में देखा, और टेबल कैसे क्रिएट होगा। तो चलिए इसको हमने जो लिखा है उसको एज इट इज़ आप नोटपैड में टाइप कर लेना। नोटपैड में टाइप करने के बाद उसको सेव कर लेना .html लगा के। सेव करने के बाद आप उसको ओपन करते हैं तो उसका आउटपुट इस तरीके से दिखेगा, जैसे हम यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, तो आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा टेबल हेडिंग और ये बाकी टेबल का डेटा। तो इस प्रकार से जिस टेबल को हमने बनाया है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो समझ में आ गया आउटपुट कैसे दिखेगा। तो उस टेबल को जो हमने कोड लिखे हैं, आपको भी उस कोड को जब HTML में लिखने के बाद आप रन करेंगे ब्राउज़र में, आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये था टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट को अभी हमने यूज़ नहीं किया है, सिंपल टेबल को हमने बनाया, इसलिए टेबल भी हमारा कैसे दिखा? सिंपल टेबल दिखा। अब हम आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के अंतर्गत। तो हम देखते हैं टेबल के अंतर्गत पहला एट्रीब्यूट्स हम दिखता है अलाइन। अलाइन का मतलब होता है जो डेटा सेल में जो दिख रहा है वो किस तरफ लिखाएगा। तो राइट अलाइनमेंट का मतलब होता है राइट साइड में लिखाना। लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में लिखाता है। सेंटर बोल करने से सेंटर में आ जाएगा उस सेल के बीचों बीच। जस्टिफाई, यदि एक से ज़्यादा लाइन उस टेबल में हम लिख रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, वही अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो टेक्स्ट उस पर्टिकुलर सेल में हम लिख रहे हैं उस टेबल के, वो किस तरफ से लिखाएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है बिजी कलर। बिजी कलर, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पर भी हमने 3 प्रकार के कलर का यूज़ कर सकते हैं।
बैकग्राउंड को, किसका बैकग्राउंड है ये, टेबल के बैकग्राउंड। तो टेबल के बैकग्राउंड में हम कौन सा कलर डिफाइन करना चाहते हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं, यही तीनों मेथड से। एक मेथड जो आपने देखा था कलर का नाम, सीधा कलर नेम दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड डिफाइन कर सकते हैं और आरजीबी की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में कलर के बारे में हमने बताया है उसी कलर को हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है बॉर्डर। अभी आपने देखा हमारे टेबल में कोई बॉर्डर नहीं है और बॉर्डर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो बॉर्डर को हम डिफाइन कर सकते हैं और वो भी किस में होगा, पिक्सल में। अब वैल्यू ऑफ 0 मीन बॉर्डर नो, तो हमने कोई डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब बॉर्डर 0 है। और 1 करेंगे तो एक बॉर्डर आ जाएगा, 2 करेंगे तो बॉर्डर की जो थिकनेस है वो नंबर ऑफ पिक्सल बदलते जाएगा, चेंज होते जाएगा। 1 में बहुत पतला, 0 में कोई बॉर्डर नहीं, 1 में एक सिंपल बॉर्डर आएगा, 2 में वो बॉर्डर की जो मोटाई है बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी, 3 करेंगे तो और बढ़ते जाएगी। इस तरीके से बॉर्डर की जो थिकनेस है हम उसको बढ़ा सकते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है सेल पेडिंग। तो सेल पेडिंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड देयर कंटेंट। मतलब किसी सेल में हम कोई भी चीज लिख रहे हैं तो लिखते समय सीधा बॉर्डर से ही चिपका के लिखना है कि बॉर्डर से कुछ डिस्टेंस में लिखना है। अभी हम आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि सेल पेडिंग क्या होता है। तो जो टेक्स्ट जो पर्टिकुलर सेल में जैसे लिखा है, जैसे अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसी को यदि देख लेते हैं, ये टेबल है, इसमें सेल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है एस इस बॉर्डर के साथ चिपक के लिखा हुआ। तो आप चाहते हैं कि इसको इस चिपका के नहीं लिखना है, कुछ स्पेस होना चाहिए बॉर्डर से और सेल के जो लिखा हुआ है उसके बीच में, तो वो दैट इज कॉल्ड सेल पेडिंग। सेल स्पेसिंग, स्पेस बिटवीन सेल, तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में यदि हम स्पेस देना चाहते हैं तो सेल स्पेसिंग कहलाता है। और विड्थ का मतलब होता है टेबल्स की विड्थ, टेबल की हमारा विड्थ कितना होगा, ये दैट इज अ विड्थ। हाइट तो नंबर ऑफ टेबल किसके बेस पे रहेगा, जितना हमारा कंटेंट है उसके बेस पे हाइट होगा, लेकिन टेबल की विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा टेबल विड्थ के द्वारा हम विड्थ जो है उससे हम टेबल की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एट्रीब्यूट्स है। इसमें एक एक और एट्रीब्यूट्स है, बैकग्राउंड में हम कलर डाल रहे हैं बीजी कलर में और बैकग्राउंड में हम इसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं, तो उसको भी हम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देंगे कि बैकग्राउंड में भी हम हमारे टेबल के पीछे कोई भी कलर मत रहे, इसके पीछे कोई पिक्चर दिखे और उस पिक्चर में हमारा टेबल बना हो, तो दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। तो इस प्रकार से टेबल के एट्रीब्यूट्स है और इन सारे एट्रीब्यूट्स को अभी हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो अभी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा टेबल को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने वही बात किया था कि सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल पेडिंग क्या होता है। तो देखिए सेल स्पेसिंग जो होता है, ये जो सेल स्पेसिंग होता है ये सेल के बीच के स्पेस है, ये जो स्पेस है ये सभी सेल के बीच के जो स्पेसिंग ये सेल कहलाया। ये दिख रहा है आपका, ये बाउंड्री जो दिख रहा है ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है। तो ये सेल है। तो सेल स्पेसिंग का मतलब हुआ एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कितना स्पेस देना है, जो हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। ये सेल स्पेसिंग है, ठीक है। सेल स्पेसिंग समझ में आ गया, सेल भी समझ में आ गया। सेल पेडिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये सेल पेडिंग आप देख रहे हैं और ये जो सेल के बॉर्डर है उस बॉर्डर से ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये दैट इज सेल पेडिंग। तो जो हम इंडिया लिखे हैं वो कितने सेल पेडिंग पे लिखें, ये डिस्टेंस हमने जो भी डिफाइन हमने किया उस सेल डिस्टेंस, मान लो हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो 50 पिक्सल हमने लिखा है, तो 50 पिक्सल स्पेस यहाँ पर है उसको लिखने के लिए। और यदि सेल स्पेसिंग की हम बात करें 5 पिक्सल की हम बात कर रहे हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस 5 है। तो समझ में आएगा सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग। बॉर्डर, ये है तुम्हारा बॉर्डर। तो बॉर्डर का मतलब होता है ये कितना थिकनेस हम देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5 दिए हैं थिकनेस, तो ये बॉर्डर की मोटाई जो होगी वो 5 हो जाएगी, 5 पिक्सल की। क्लियर, दैट इज द विड्थ। यहाँ पर हम विड्थ की बात कर रहे हैं, तो ये विड्थ, ये टेबल की टोटल विड्थ की बात कर रहे हैं, ये कितना विड्थ है इसका। तो इस विड्थ को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कितना विड्थ हमको देना है। तो इस प्रकार से हमने जो सारे चीज़ों को हमने कवर कर दिया इस एग्जाम्पल में जो इसके अंतर्गत आते हैं।
और जो ज़रूरत है उसको हम लिखेंगे, जो ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम टेबल को अब हम देखते हैं, सेम टेबल जो हमने बनाया था उसमें हम यहाँ पर चेंज करते हैं। इस सेक्शन में आप देखिए क्या क्या हमने चेंज किया। हमने टेबल के बॉर्डर को हमने लिखा बॉर्डर इक्वल टू 5, मतलब 5 पिक्सल की बॉर्डर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 5 पिक्सल की बॉर्डर हमने डिफाइन किया है। तो ये आपको बॉर्डर जो दिख रहा है, ये बॉर्डर जो दिख रहा है ये 5 पिक्सल की होगी। ठीक है। बीजी कलर सिल्वर, इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो हम सिल्वर कलर रखना चाहते हैं, तो इसका आउटपुट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सिल्वर कलर कैसे होगा। सेल पेडिंग हम 50 पिक्सल है, तो ये सेल पेडिंग जो दिख रहा है यहाँ तक का जो स्पेस दिख रहा है ये सेल पेडिंग हम 50 पिक्सल रखे हैं। सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल, तो ये बिना जो दिख रहा है ये सेल का स्पेसिंग दिख रहा है, ये सेल का स्पेसिंग दिख रहा है, ये सेल का स्पेसिंग दिख रहा है, ये सारे सेल स्पेसिंग कैसा रहेगा 5 पिक्सल का। और विड्स हमने 500 रखे हैं, तो ये विड्स जो है वो 500 हो गए, 500 पिक्सल की। तो इस प्रकार से हम टेबल बनाना है और टेबल के कंटेंट वही रहेगा जो पहले से है, सिर्फ हमने टेबल के एट्रीब्यूट्स को हमने बदला है और उस एट्रीब्यूट्स के अनुसार से हम चेक करते हैं कि हमारा टेबल कैसे दिखेगा जब हम इतने सारे एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इस टेबल की आउटपुट को हम देखते हैं। ये तो जस्ट हमने एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ है, एक्चुअल आउटपुट क्या होगा वो अब यहाँ पर हम देखते हैं। ये है एक्चुअल आउटपुट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर का विड्थ हमने 5 दिया, तो 5 पिक्सल का बॉर्डर डार्क कलर का आपको दिख रहा है। सेल की विड्थ हमने 500 दिया है, इसका टेबल के विड्थ, तो ये 500 पिक्सल का दिख रहा है आपका टेबल का विड्थ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल पेडिंग की हमने बात किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल पेडिंग ये जो दिख रहा है यहाँ से जो इसमें आप देखें वो तो सेंटर में है क्योंकि हेडिंग है, ये है सेल पेडिंग जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है। यदि हम सेल पेडिंग को हटा देते हैं तो ये आई जो लिखा है वो यहाँ से लिखाएगा, यहाँ से आई लिखाएगा बॉर्डर से। तो कितना डिस्टेंस छोड़ के हम लिख रहे हैं दैट इज अ सेल पेडिंग। ये जो दिख रहा है आपका सेल स्पेसिंग, ये जो दिख रहा है एक एक सेल के बीच के डिस्टेंस है जो 5 पिक्सल है, इसको भी आप बदल सकते हैं। ज़्यादा स्पेसिंग देना चाहते तो 5 की जगह 10 करेंगे तो डबल स्पेसिंग हो जाएगा, 50 करेंगे तो और भी स्पेसिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्पेसिंग को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमारे टेबल जो है, टेबल को किस प्रकार से आप डिजाइन करेंगे और किस प्रकार से उस टेबल में हम अपने जो कंटेंट है उसको कैसे दिखाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बीजी कलर की बात करते हैं। अभी हमने देखा था बीजी कलर किसके लिए देखा था, अभी हमने बीजी कलर देखा था, ये पूरे टेबल के बीजी कलर को हमने चेंज किया था, मतलब पूरे सेल की बीजी कलर को हमने चेंज किया। यहां देखिए ये पूरे सिल्वर कलर में है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर रो को हम एक पर्टिकुलर कलर में हम चेंज करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर रो को हम दूसरे कलर में चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये देखिए जो TR है वहां पर यदि हम बीजी कलर करेंगे तो वो पर्टिकुलर रो, अभी हम टेबल में बीजी कलर को हमने डिफाइन किया था तो पूरे टेबल के लिए हो गया था, और उस बीजी कलर को यदि हम पर्टिकुलर रो में हम डिफाइन करते हैं तो वो रो की कलर चेंज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा TR बीजी कलर इक्वल टू रेड, दैट मीन्स पहला रो है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और हमने यहाँ पर लिखा TR बीजी कलर इक्वल टू ब्लू, मतलब पहला दूसरा तीसरा रो को हमने क्या किया, ब्लू कलर में किया। तो यदि इस प्रकार से हम पर्टिकुलर किसी रो को कलर में चेंज कर, कलर उसका बैकग्राउंड को कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से TR जो एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर भी हम TR टैग के अंतर्गत हम बीजी कलर का यूज करके उस पर्टिकुलर रो को हम बदल सकते हैं, उस रो के कलर को, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो अब आप उसी टेबल जो हमने बनाया था वहां से सारे चीजों को आप हटा देंगे। अब आप टेबल में जो बीजी कलर हमने लिखा है उसके अनुसार से आप लिखेंगे और यहाँ बीजी कलर ब्लू करेंगे। तो आपका जो आउटपुट है इस तरीके से हम दिख रहा है। ये एक्चुअल में हमने
ऐसा बनाना है सोच के हमने ये प्रोग्रामिंग किया है और इसका आउटपुट इसी तरीके से दिखना चाहिए। तो हम आउटपुट देखते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से दिखता है, जो हम चाह रहे हैं वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आउटपुट इस तरीके से आपको दिखा कि पहला टीम रेड कलर का है और साउथ अफ्रीका वाली जो तीसरे नंबर की रो है वो ब्लू कलर में है। तो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर टेबल के रो को भी आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी सेल को भी बदल सकते हो आप कलर को। मान लो आप इस सेल के कलर कुछ दूसरा चाहते हैं, दूसरे सेल की कलर दूसरा चाहते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे इसमें आप देखें, इस एग्जांपल में हम इस हेडिंग टीम वाले को रेड कलर में चाहते हैं और यहाँ रैंकिंग जो दिख रहा है 2 उसको हम ब्लू कलर में चाहते हैं। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अब हम इस पूरे रो को नहीं करना चाह रहे हैं, हम पर्टिकुलर उस टेबल के डेटा जहाँ लिखा उस पर्टिकुलर सेल को करना चाहते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर सेल के कलर में आप जाके बीजी कलर आप करेंगे तो वो पर्टिकुलर सेल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तरीके से हमने बैकग्राउंड कलर को हमने बात किया। टेबल में हमने लिखा तो पूरे टेबल का कलर चेंज हो गया, रो में हमने लिखा तो उस पर्टिकुलर रो में चेंज हो गया। अब हम पर्टिकुलर हेडिंग या पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर सेल की बात करते हैं, वहाँ पर यदि हम बीजी कलर को लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर सेल भी उस पर्टिकुलर कलर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम टेबल को अपने अकॉर्डिंगली हम किसी भी जगह को फॉर्मेट कर सकते हैं कि उस टेबल के पर्टिकुलर सेल में कैसे लिखाना चाहिए, वो हम देख लिए। तो क्लियर है। सेम एग्जांपल को आप फिर से आप करेंगे, यहाँ पर चेंजेस वही करना जो हम बता रहे हैं, तो आपका टेबल इस तरीके से दिख जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको एक्सिक्यूट करके कि किस प्रकार से दिखता है। ब्राउज़र में हम ओपन करते हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से ब्राउज़र में हमारा HTML पेज हमने जो बनाया है वो ओपन हो गई है। और ये पहला सेल को हमने रेड किया था तो रेड हो गया, और इस सेल को हमने ब्लू किया था तो वह ब्लू हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अब हमारे जो बैकग्राउंड है उसमें कलर के बदले किसी इमेज को हमको लाना है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक इमेज आ जाए और वो इमेज पूरे टेबल के बैकग्राउंड में रहे और उसके बैकग्राउंड में ही हम कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टीज़ है, एट्रीब्यूट्स है, टेबल बैकग्राउंड इक्वल टू पाथ। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे कि ये पाथ बहुत ज़रूरी है। जिस पाथ को आप डिफाइन करेंगे जहाँ पर हमारा इमेज है तो उस इमेज को टेबल के बैकग्राउंड में लेके आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको एक बैकग्राउंड चाहिए, उस बैकग्राउंड में कोई भी इमेज को यदि हमको उस टेबल के बैकग्राउंड में हम शो करना चाहते हैं तो इस इमेज को बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट्स है उसके इक्वल करके हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो हमने उसी टेबल प्रोग्राम को हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ चेंज कहाँ पर किए हैं, बैकग्राउंड जगह जो रेड कलर को बस आपको चेंज करना है और बाकी को हटा देना है। इसको आप वहाँ पर पूरा पाथ आप डिफाइन कर देना बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स के साथ। तो अब आप देखते हैं हमारा इस तरीके से ये पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही पिक्चर को हमने लाया है अपने इस टेबल में। तो हम देखते हैं आउटपुट में कैसे दिखा रहा है। तो ये देखिए, ये टेबल बना हुआ है, उस टेबल के पीछे ये बैकग्राउंड में इमेज आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इमेज हमने लाया है। इसका सोर्स आप देख लीजिए, आपको ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा इमेज वही इमेज है जो उसमें हमने लिखा था, उसी इमेज को हमने यहाँ पर लेके आया है। जो इमेज मतलब जो कोडिंग हमने किया है वही कोडिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम टेबल में किस प्रकार से हमने टेबल के फॉर्मेट हमने किया और टेबल को अपने हिसाब से हमने उसके सेल को फॉर्मेट किया, उस सेल में डेटा को हमने डिफाइन किया, उस टेबल में कौन सा इमेज चाहिए, पर्टिकुलर सेल के कलर को। तो टेबल को अब हम अपने हिसाब से जैसा टेबल चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टैग हम देखते हैं कमेंट टैग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग। कमेंट टैग का मतलब होता है कि कोई भी ब्राउज़र में हम कोई कमेंट लिखना चाहते हैं जो कि ब्राउज़र उसको एक्सिक्यूट ना करे और मतलब उसको ब्राउज़र ना दिखाए, वो सिर्फ हमारे लिए यूज़ हो, तो उसको हम बोलते हैं कमेंट्स।
अभी जो टैग हमने यूज़ किया था उस टैग का कोई ना कोई इफेक्ट आपको दिखा रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कोई ऐसा टेक्स्ट लिखें और उस टेक्स्ट को ब्राउज़र ना दिखाए, तो उसको हम बोलते हैं कमेंट लाइन। तो HTML में हम किस प्रकार से कमेंट लाइन डिफाइन करते हैं तो वो हम देखते हैं। तो HTML में कमेंट लाइन इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, जो लेस देन सिंबल है उसके बाद नॉट इक्वल, फिर उसके बाद डैश डैश, यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद अंत में हम लिखेंगे डैश डैश और ग्रेटर देन सिंबल। इसके बीच में जो भी हम लिखते हैं दैट इज़ अ कमेंट। इसके बीच में ये दो सिंबल के बीच में जो लिखा जाता है उसको वेब ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करेगा, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं कमेंट लाइन। तो आप जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखाते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन अपने लिए समझने के लिए लिखना चाहते हैं वहाँ पर, तो उसको एज अ कमेंट लाइन आप डिफाइन कर सकते हैं। और वो कमेंट लाइन कैसे डिफाइन होगा, लेस देन, नॉट इक्वल, नॉट का सिंबल, डैश डैश, और क्लोजिंग कैसे होगा, डैश डैश, ग्रेटर देन सिंबल। तो इसके बीच में जो भी हम लिखते हैं वो कहलाएगा कमेंट लाइन। ठीक है, तो चलिए इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कमेंट लाइन कैसे होता है एक एग्जांपल के थ्रू। कि एक एग्जांपल हमने लिखा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज अ डॉक्यूमेंट टाइटल, टाइटल बार में दिखाएगा, दिस इज अ कमेंट लाइन जिसको नहीं दिखाएगा, और बाकी ये दोनों चीज़ों को दिखाएगा। तो दिस इज अ हेडिंग और डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि कमेंट लाइन प्रोग्रामर हमारे लिए है कि हम इसमें कुछ और बनाना चाहते हैं या कोई इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लिखा हुआ है, दैट इज़ अ, इसका मतलब ये पोर्शन शुरू हो रहा है। तो दिस इज़ अ कमेंट लाइन। तो इस कमेंट लाइन को ब्राउज़र नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पर टोटल 2 ही लाइन दिखाएगा। वो कौन सा लाइन दिखाएगा, दिस इज़ अ हेडिंग बड़ा दिखाएगा H1 में, और डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स गोज हियर ये दिखाएगा पैराग्राफ में, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक और लिखा हुआ है लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट डैश डैश, दिस इज़ अ हेडिंग, फिर हमने क्लोज किया, डैश डैश, ग्रेटर देन सिंबल। तो इस टेक्स्ट को, इस लाइन को ब्राउज़र नहीं दिखाएगा, और इसीलिए हम इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, कमेंट लाइन बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ कितने लाइन दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका जो है आपको सिर्फ क्या दिखाया, दिस इज़ अ हेडिंग, डॉक्यूमेंट कंटेंट्स गोज हियर, लेकिन जो कमेंट लाइन में जो हमने लिखा था वो कमेंट लाइन को यहाँ शो नहीं किया। तो इस प्रकार से हम कमेंट डिफाइन करते हैं अपने किसी भी HTML पेज बनाते समय। नेक्स्ट टैग का हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द सेंटर टैग। तो सेंटर टैग का यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के सेंटर में लिखना है, तब हम यूज़ करते हैं सेंटर टैग। ये है इसका सिंटेक्स, सेंटर लिखेंगे, उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद उस टैग को क्लोज। तो जो भी चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दिस टेक्स्ट में जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं इसके इन दोनों के बीच में, कौन से सेंटर टैग के बीच में जो भी लिख रहे हैं, ये पेज के बीचों बीच लिखाएगा। अलग से उसको कुछ फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पेज के ऑटोमेटिक बीचों बीच आ जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंटर टैग। तो इस टैग का क्या यूज़ हुआ कि अलाइन करता है, जो भी टेक्स्ट है वो कैसे अलाइन करता है, सेंटर अलाइन करता है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस प्रकार से सेंटर अलाइन हम टेक्स्ट को लिखेंगे। तो जो भी टेक्स्ट लिखना है वो कैसे लिखाएगा उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ पर हम यूज़ किए हैं सेंटर टैग। मतलब ये जो दिख रहा है आपका BCom सेकेंड ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन CA, ये वेब ब्राउज़र के बीचों बीच लिखाएगा। और ये जो दिस लेक्चर इज़ फॉर BCom सेकेंड ईयर CA, ये सिंपली लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। ये जो दिख रहा है टाइटल, टाइटल बार में सेंटर लिखाएगा। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर यदि हम इसको भी इसके अंदर ला देते हैं या इस वाले जगह को हम यहाँ पर लिख देते हैं तो पूरा ये दोनों लाइन सेंटर में हो जाएगा। तो जितने भी लाइन को या जिस टेक्स्ट को आपको सेंटर अलाइन करना है उसको सेंटर टैग के अंदर आप डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पेज के सेंटर में हो जाएगा। तो आउटपुट आप देखें कि BCom सेकेंड ईयर सेंटर में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और दिस लेक्चर इज़ फॉर BCom सेकेंड ईयर वो कहाँ दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए BCom सेकेंड ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन इस वेब ब्राउज़र या पेज के बीचों बीच लिखा है क्योंकि सेंटर में है और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है।
ये लेफ्ट लाइन में लिखा है। तो इस प्रकार से सेंटर टैग का यूज हम करेंगे जब भी किसी टेक्स्ट को किसी वेब पेज के बीचों बीच हमको लिखना है। नेक्स्ट टैग देखते हैं IMG। IMG टैग का यूज होता है कि हमको हमारे वेब पेज में या हमारे वेब डॉक्यूमेंट्स में कोई इमेज को लाना है, अपना फोटोग्राफ्स को लाना है, या कोई भी इमेज को हम चाहते हैं कहाँ पर ले आए, अपने टेक्स्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स में लेके आना है, तो हम यूज करते हैं IMG टैग। IMG टैग का मतलब होता है इमेज टैग है। तो किसी भी इमेज को हमारे डॉक्यूमेंट्स में लेके आना है तो हम यूज करेंगे ये IMG टैग। और इसके अंतर्गत कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम देख लेते हैं पहले। तो SRC दैट इज अ मेन कॉमन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि सोर्स, SRC का मतलब है सोर्स, इसी के द्वारा ही इमेज आता है। तो इस SRC में हम क्या डिफाइन करेंगे, पाथ, इमेज का पाथ को स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा इमेज कहाँ पर है, किस लोकेशन से पे है जिसको यहाँ पर लाना है, तो वो कहाँ पर डिफाइन होगा, SRC में। दूसरा एट्रीब्यूट होता है ALT दैट इज अल्टर्स। मान लीजिए किसी कारणवश इमेज नहीं आ जाता है, नहीं आ पाता है, तो इमेज की जगह खाली ना हो, उस जगह पे जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उस टेक्स्ट को ही हम बोलते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट। तो जब इमेज आ जाएगा तो ALT में जो लिखा रहेगा वो नहीं दिखाएगा, लेकिन इमेज नहीं आएगा तब ALT में जो लिखा रहेगा वो टेक्स्ट दिखाएगा। तो जिस टेक्स्ट को हम यहाँ पर ALT में हम डिफाइन करेंगे, वो टेक्स्ट उस पर्टिकुलर बॉक्स जो बना रहेगा, इमेज का जो साइज हम डिफाइन किए रहेंगे उस इमेज में लिखाएगा। तो अब इमेज की साइज कैसे डिफाइन करेंगे, तो इमेज की साइज डिफाइन करेंगे उसके हाइट और उसके विड्थ से। तो कितने उस हमारे डॉक्यूमेंट में उस इमेज की साइज क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा, वो हाइट एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम डिफाइन करेंगे, कितने हाइट का होगा और वो इमेज कैसा होगा। जैसे ये हमारा इमेज का साइज है, तो यदि हम बात करते हैं तो ये उसका हाइट हो गया, ये हाइट हो गया और ये उसका विड्थ हो गया। तो हमारा इमेज का हाइट और विड्थ कितने बाय कितने में बन के आएगा, वो हम डिफाइन करेंगे हाइट और विड्थ से। अलाइनमेंट का मतलब होता है जो इमेज जहां पर ले रहे हैं वो इमेज किस तरीके से अलाइनमेंट रहेगा। अलाइनमेंट का मतलब कैसा होगा कि वो टॉप में रहेगा, कि बॉटम में रहेगा, कि मिडिल में रहेगा, कि लेफ्ट में रहेगा, कि राइट में रहेगा। मतलब टॉप, बॉटम, क्योंकि हमारा पेज है तो पेज का टॉप यह हो गया, बॉटम यहाँ हो गया, मिडिल हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो किस साइज, किस अलाइनमेंट में वो टेक्स्ट जो इमेज है वो आने वाला है। तो इस प्रकार से ये हम एट्रीब्यूट्स हमने देख लिया। इन एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा इमेज को कैसे लाएंगे। तो सिंटेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एसेंशियल सिंटेक्स है ये यही है, इमेज SRC दैट इज अ फंडामेंटल, बिना इसके तो हमारा इमेज आएगा ही नहीं। तो SRC इक्वल टू पाथ, और पाथ भी क्लियर होनी चाहिए, इमेज का सही पाथ होना चाहिए। और दिस इज ऑप्शन ALT, यदि आप एट्रीब्यूट देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई ज़रूरत नहीं। ये कब काम करेगा, जब हमारा इमेज नहीं आएगा तभी ये जो टेक्स्ट हमने लिखे वो दिखाएगा, और इमेज आ जाएगा तो इसका कोई रोल नहीं है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक्सप्लेन हमको किस प्रकार से हम इमेज को लाते हैं। तो ये हमने लाया है, देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है, एक हम अपने इमेज को लाया है, अपने कहाँ पर लाया है, अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये देखिए यहाँ पर ये सेक्शंस IMG टैग का हमने यूज़ किया, उसके बाद SRC इक्वल टू हमने ये जो दिख रहा है दैट इज द पाथ ऑफ द इमेज, ये इमेज का पाथ है। तो यही पाथ आपका सही होना चाहिए, एक लाइन में है, एक साथ है ना, इसको आप एक साथ में आप लिखेंगे सोर्स, ठीक है। ये हम अल्टरनेट टेक्स्ट की बात करें, HTML इमेज, ये यदि इमेज नहीं मिलेगा तब अल्टरनेट इमेज लिखाएगा, और ये इंडिकेट करता है आपका हाइट, इमेज की साइज क्या होगी, और ये इंडिकेट करता है उसका विड्थ। तो यहाँ पर हमने 150 हाइट दिया है, तो इस प्रकार से यदि हम बात करेंगे तो जो इमेज होगा तो हाइट 150 का होगा ये, और विड्थ होगा 140 का। तो इस प्रकार से इमेज बन के हमारे डॉक्यूमेंट्स में आएगा, और कौन सी इमेज आएगा, जो सोर्स में हमने डिफाइन किए हैं। तो चलिए इसको हम आउटपुट को देखते हैं कि इस इमेज जो बनाए हैं वो इमेज किस प्रकार से हमारा टेक्स्ट में आ रहा है। ये देखिए वो इमेज है,
150 140 पिक्सल के साइज में आपको दिख रहा है और ये इमेज आ गया है। यदि हमने यहाँ पर अलाइनमेंट हमने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट और टॉप में आया हुआ है। अल्टरनेट इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि अल्टरनेट ALT जो हमने लिखा है, क्योंकि इमेज को पाथ मिल चुका है इसलिए इमेज में ALT नहीं दिखाया। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम इसके पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमको ALT के बारे में हमको देखना है, तो ALT HTML इमेज लिखाना है। हमने पाथ को गलत कर दिया है और अब हम आउटपुट को देखते हैं तो हमको वहाँ पर इमेज के बदले दिखाएगा HTML इमेज। ये आप देख सकते हैं इमेज नहीं आया क्योंकि इमेज का पाथ चेंज हो गया है, तो इमेज नहीं आया। इसलिए ALT में जो हमने लिखा था HTML इमेज, जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो टेक्स्ट आपको दिखाया दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमने उसके एट्रीब्यूट्स है उस एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से हमने यूज़ किया है हमारे इमेज में। और आप भी इस प्रकार से इमेज का यूज़ करके टैग का इमेज IMG टैग का यूज़ करके कोई भी इमेज को किसी भी प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स में ला सकते हैं। थैंक यू।